स्वागत है आपका गैस पावर साइकिल के लेक्चर 2 में। और इस लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोकेटिव जो इंजन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ख़ास तौर पे ऑटो साइकिल का कुछ प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। रेसिप्रोकेटिव इंजन एक तरह से पिस्टन सिलेंडर फॉर्म में होता है और ख़ास तौर पे ये हर जगह एप्लीकेबल है और यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर कई जगह आपका यूज़ होता है। इसीलिए ये जो इन्वेंशन हुआ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि हर जगह इसी का यूज़ आप देख सकते हैं और इसलिए इसे बेसिक कंपोनेंट कहते हैं किसी इंजन में। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसका जो मोटा मोटा जो स्केच है इस इंजन का वो एक पिस्टन सिलेंडर फॉर्म में है और इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम ऐसे लिख रहे हैं या कह रहे हैं कि आपके पास ये तो आपका देख रहे हैं कि ये हो गया आपका सिलेंडर और ये हो गया आपका पिस्टन। और जब पिस्टन जो है इसमें भी दो पोजीशन है पिस्टन के। एक जो है टॉप डेड सेंटर कहते हैं, TDC कहते हैं, जिसमें कि ये पिस्टन जो है यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसके ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता और ये पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है एक तरह से ये डेड स्पेस हो गया। और दूसरा जो है वो बॉटम डेड सेंटर है जहाँ पे ये अंत में ये जो ऊपर से फिर नीचे आता है फिर यहाँ पे आकर रुकता है। और इतना जो अमाउंट है ये पोजीशन वो है जब लार्जेस्ट वॉल्यूम जो है वो ये फॉर्म करता है सिलेंडर में, क्योंकि जब ऊपर होगा तो सबसे कम वॉल्यूम होगा सिलेंडर में, क्योंकि पिस्टन आपका इस साइड होगा और जब पिस्टन जब यहाँ पे होगा तो सिलेंडर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ये जो डिस्टेंस है TDC और BDC के बीच में जो दूरी है उसे हम स्ट्रोक कहेंगे। और जो ये आपको डिस्टेंस जो दिख रही है वॉल के अंदर जो कि एक तरह से डायमीटर की तरफ होगा वो आपका बोर हो गया। ये अब नॉर्मली क्या होता है ये पिस्टन जो है बैक एंड फोर्थ आगे पीछे ऐसे चलेगा और TDC से लेकर BDC में जाएगा। तो जब ये एक स्ट्रोक होगा इस तरह से एक वॉल्यूम जो है एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसके एक इनलेट वॉल दिया है। यहाँ से नॉर्मली आपके ये एयर फ्लूइड मिक्सचर होगा, फ्यूल मिक्सचर होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर, जहाँ से बर्न होने के बाद कंबशन होगा। कंबशन होने के बाद ये पिस्टन जो है मूव करेगा और फाइनली एक एग्जॉस्ट वॉल दिया है जहाँ से आपका बर्न जो है फ्यूल जो है वो बाहर निकलेगा। तो इस तरह से इसको यूज़ करेंगे, उसको आगे हम और समझते हैं। जैसे मैंने कहा ये स्ट्रोक जो है वो डिस्टेंस है इसके बीच में और ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है जो पिस्टन जो है एक दिशा में चल सकता है और ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, इनलेट वॉल जैसे मैंने आपको बताया ये एयर फ्यूल मिक्सचर है जो कि यहाँ से आएगा सिलेंडर के अंदर। और एग्जॉस्ट वॉल जब कंबशन हो जाएगा, क्योंकि आने के बाद ये कंबशन ये जलेगा तो नॉर्मली इसमें इंटरनल इग्निशन में ये हम स्पार्क से जलाते हैं और आपका जो कंप्रेस्ड है उसमें ये इतना कंप्रेशन हो जाएगा कि इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर निकल जाएगा, तब जाके अपने आप जलता है। और जब कंबशन प्रोडक्ट जो बनती है उसके बाद वो इस वॉल के थ्रू वो निकल जाएगी, ठीक है। और नॉर्मली वो इसका एक प्रोसेस होता है, एक स्टेज होता है निकलने का भी। तो इसके बारे में और जानेंगे, बट ज़्यादा डिटेलिंग जो है डिटेल इंजन के बारे में हम नहीं समझेंगे, अब प्रोसेस के बारे में समझेंगे, इसके थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझेंगे। अब ये एक और डेफिनेशन है जो काम यूज़फुल रहता है, वो है क्लीयरेंस वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम जो है वो मिनिमम वॉल्यूम जो फॉर्म करता है सिलेंडर में, ठीक है। तो जैसे वो तब होगा जब ये पिस्टन जो है वो ऊपर जाके TDC में जाके रुकेगा, तो ये जो वॉल्यूम दिखेगा ये आपका क्लीयरेंस वॉल्यूम होगा। और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होगा, जो इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन जो है वो जब यहाँ से यहाँ मूव करेगी तो इतना अमाउंट वो डिस्प्लेस करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या है, जो तब जब ये बिटवीन TDC और BDC के बारे में जब पिस्टन मूव करेगी तो इतना अमाउंट जो है आपको दिख रहा है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो जब ये मूव करेगी तो इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस करेगी, है ना, वो निकालेगी बाहर। ओके, तो ये सब डेफिनेशन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये बैक एंड फोर्थ चलेगा तो एक कंप्रेशन भी होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है,
आपके टीडीसी से बीटीसी मतलब बॉटम से टॉप चेंज हो रहा है। तो इस जो जब ये ऊपर जाता है बीटीसी में तो वो वॉल्यूम देखा जाए तो जब ये नीचे जाता है मतलब जब ये नीचे जाता है बीटीसी पे तो वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल जो वॉल्यूम जो है आपका सिलेंडर का वो मैक्सिमम होता है। एयर इसका एक्सपेंशन फॉर्म में होता है, यहाँ पे जो फ्यूल होगा वो एक कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और जब टीडीसी में हो जाएगा तो कंप्रेस रहेगा तो उसकी वॉल्यूम सबसे कम रहेगी। तो इसीलिए एक और डेफिनेशन यूज़ करते हैं वो है कंप्रेशन रेशियो आर। आर क्या होता है, जो रेशियो जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो सिलेंडर में मिलता है या फॉर्म करता है डिवाइडेड बाय द मिनिमम वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड मिनिमम वॉल्यूम, इसका मतलब आर क्या हुआ आपका वी मैक्स और डिवाइडेड बाय वी मिनिमम। तो वी मैक्स कब होगा, जो ये वॉल्यूम जो है जब सिलेंडर का होगा जब ये पिस्टन आपका बीडीसी पे होगा मतलब बॉटम पे होगा, और मिनिमम कब होगा जब पिस्टन आपका टीडीसी पे होगा जो टॉप पे होगा। तो ये आर एक कंप्रेशन रेशो होता है। एक और टर्म हम लोग यूज़ करते हैं इसमें वो है मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, ये है आपका प्रेशर और वॉल्यूम। अगर ये पिस्टन सिलेंडर को हम लोग हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं तो ये पिस्टन जो है वो इधर से इधर मूव करेगा, और जब ये यहाँ पे होगा बीडीसी पे तो इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा टीडीसी पे तो ये वो पॉइंट होगा। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक है। पीडीसी पे ये है सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाती है। अब नॉर्मली क्या है कि ये बैक एंड फोर्थ पे ये प्रोसेस आपको मिलेगा। ये जो दिख रहे एरो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और फिर आपका वापस ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि जब साइकिल के फॉर्म में करेगा, जब मतलब इन द सेंस कि ये बैक एंड फोर्थ जब होगा पिस्टन तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। कितने स्ट्रोक में होगा उस पर अभी चर्चा करेंगे, मतलब कितना स्ट्रोक होगा एक कंप्लीट करने के लिए आपको साइकिल, वो उसकी चर्चा अभी करेंगे। बट ये साइकिल जब होता है तो इसका जो एरिया अंडर द जिस साइकिल है, ये जो कर्व आप दिख रहा है ब्लैक में जो मैंने कलर किया है वो डब्ल्यू नेट है। तो ये एरिया अंडर द कर्व होगा। अब एक टर्म ये निकल के आता है कि अगर डब्ल्यू नेट है तो नॉर्मली हम लोग इसे कह सकते हैं कि इस टोटल, क्योंकि प्रेशर तो वेरिएबल है, फिर भी अगर हम लोग निकालते हैं कि इसका एक फिक्टिशियस अगर प्रेशर है, काल्पनिक एक प्रेशर है जो कि हम पिस्टन पे लगाते हैं पूरे पावर स्ट्रोक पे, तो वो कितना होगा, जिससे कि जो अमाउंट हम जनरेट कर रहे हैं उसको अगर डिवाइड करें टोटल वॉल्यूम चेंज पे तो निकल के आए। कहने का मतलब कि डब्ल्यू नेट को हम पी डेल्टा वी कह सकते हैं। तो एक तरह से ये डेल्टा वी हो गया और ये पी डेल्टा वी होगा, तो ये एम ई पी डेल्टा वी हो गया। तो ये काइंड ऑफ काल्पनिक प्रेशर है जो हम लगाएंगे स्ट्रोक पे, और इतना वॉल्यूम चेंज होगा तो जाके ये टोटल वर्क नेट होगा। तो एक तरह से ये हम लोग इस पर ऐसे यूज़ करते हैं। तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू पी एम ई पी मल्टीप्लाइड बाई पिस्टन एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रोक। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रोक हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो एम ई पी मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ये हो गया डब्ल्यू नेट, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से एक्सप्रेशन हो गया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम ए पी जो है वो आपका डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कितना होगा, जितना कि आपका वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन्स के बारे में। जब ये फ्यूल मिक्सचर जब हम वॉल से डालेंगे तो इसके दो तरीके होंगे कंबशन करने का, मतलब जलाने के लिए। एक तो आपका ये स्पार्क होगा, प्लग होगा, वो स्पार्क करेगा और एयर जो है फ्यूल मिक्सचर बर्न होना शुरू हो जाएगा। ये नॉर्मली आपके इंटरनल कंबशन इंजन में आपका ये मेजरली वही होता है। ख़ास तौर पे जो गैस आपकी बात करते हैं, गैस पे या पेट्रोल बेस्ड जो केस जिसे हम गाड़ी चलाते हैं वो मैक्सिमम वैसे ही होता है। बट डीजल बेस्ड जो इंजन है वो अलग होता है, उसे हम कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ये इसमें क्या होता है कि आप इतना कंप्रेस करते हैं कि इसका अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ये ज़्यादा हो जाता है। जब वो अपने आप टेम्परेचर जो है वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो अपने आप वो बर्न होना शुरू हो जाता है। तो इसे कहेंगे आप डीजल इंजन। तो इस तरह के इंजन को हम लोग कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, और ये स्पार्क इग्निशन कहते हैं। तो नॉर्मली जो गाड़ियाँ होती हैं वो इस पे ज़्यादा होती है, और ऑफ कोर्स डीजल इंजन तो हमने कहा कि ये इसमें कंप्रेशन इग्निशन
ये के फॉर्म में होता है। तो अभी हम बात करेंगे एक जो नॉर्मल हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है, और चूँकि ये इंटरनल कंबशन है, मतलब कि जो भी कंबशन होता है वो इंजन के अंदर हो रहा है। ये तो दोनों आपका कार जो पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, वो उसे इंटरनल कंबशन इंजन ही कहेंगे। ये एग्जांपल है जो कि ऑटो साइकिल जिसे कहते हैं, ये क्लासिक फॉर्म ऑफ और आपका जो स्पार्क इग्निशन इंजन के हिसाब से है। तो इसमें 4 स्ट्रोक है। इसमें मतलब 4 हम स्ट्रोक करेंगे, 4 बार आप पिस्टन जो है एक एंड से दूसरे एंड जाएगा। और इसमें आपका लेकिन जो क्रैंक शाफ्ट होता है जो कि आपका रोटेट करता है, वो एक पूरे साइकिल मतलब केवल 2 रेवोल्यूशन करेगा, 2 बार रेवोल्यूशन करेगा आपके एक पूरे साइकिल में। ये 4 आपको जो दिख रहा है, ये 4 जो है वो पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक साइकिल है। और इसमें आप इसी 4 स्ट्रोक्स में आप थर्मोडायनामिक साइकिल आप कवर कर रहे हैं। और इसमें क्रैंक शाफ्ट जो है वो जो आपका इंजन में होगा वो 2 बार घूमेगा, 2 बार इस तरह से घूमेगा, लेकिन इसमें 4 स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रोक को समझते हैं और डायग्राम्स को समझते हैं। बाकी मैकेनिकल एस्पेक्ट जो है उसको मैं ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि होता क्या है इस पूरे साइकिल में। और चूँकि ये एक साइकिल है, इसका मतलब ये है कि वापस उसी पोजीशन में आना है पीवी फॉर्म में। ठीक है, या कोई भी आपका थर्मोडायनामिक साइकिल या थर्मोडायनामिक का फेज डायग्राम लेते हैं तो उस पॉइंट पे आना है। तो आमतौर पे आपको जो एक्चुअल स्पार्क इग्निशन इंजन का जो फॉर्म है वो इस तरह से दिखेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड का कर्व दिया है कि अगर गैस जो है इस पॉइंट पे पी एटमॉस्फेयर है, गैस जो है वो एयर जो है वो सक करके इसमें फ्यूल मिक्स करते हैं, तो ये इनटेक हो गया। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इनटेक, यहाँ से टीडीसी से बीडीसी पे आता है, जिसका मतलब ऊपर ये ले रहा है, और ये पार्ट जो है इनटेक पार्ट स्ट्रोक हो गया। ठीक है, उसके बाद से कंप्रेशन शुरू होता है, तो इसलिए बीडीसी पे आ गया, बीडीसी से कंप्रेशन शुरू हो गया, कंप्रेस कर दिया, यहाँ इस पॉइंट पे इग्निशन शुरू हो गया और बर्न हो गया। कंप्रेशन ख़त्म हो गया, मतलब पूरा बर्न होने के बाद ये पॉइंट ख़त्म हो गया। उसके बाद लेकिन टेम्परेचर प्रेशर तो हाई होगा, तो इसलिए एक्सपेंशन शुरू हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो हाई हो गया, फिर एक्सपेंशन शुरू हो गया, और वापस इस पॉइंट पे एक्सपेंशन जब हो जाता है तो हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व को खोल देते हैं। उसके बाद जब एक्सपेंशन हो जाता है तो वापस जो एग्जॉस्ट निकलता है, और उस पॉइंट पे आपका पिस्टन जो है मूव करके वापस इस पॉइंट पे लेके आ जाता है, जो कि आपका टीडीसी पे है। तो इसको ऐसा देख सकते हैं कि पहला अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक से, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक में मतलब ऑलरेडी आपका यहाँ पे है, ये वाला कंप्रेशन स्ट्रोक है जो बेसिकली ए है, जो हम ये दिखा रहे हैं कि इस पॉइंट पे आपका ये बीडीसी है, बॉटम पे ये पिस्टन है, ये यहाँ मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे इग्निशन हुआ, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि स्पार्क लगा और आपका पिस्टन जो है यहाँ से जो है बर्न करना शुरू हो गया और धीरे धीरे मूव करने लगे। ये हो गया पावर एक्सपेंशन स्ट्रोक। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पावर एक्सपेंशन स्ट्रोक, वो बेसिकली ये पूरा का पूरा कंप्रेशन से ये हो गया आपका ए। अगर ए है तो ये आपका बी है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको ये पूरा बी है यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद आता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक, कि अब क्या है कि यहाँ पे आने के बाद ये वापस आएगा, जिसमें कि ये एग्जॉस्ट जो है स्ट्रोक, एग्जॉस्ट निकलेगा बाहर। तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसमें एग्जॉस्ट ओपन करने के बाद ये सी पार्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आपका एग्जॉस्ट यहाँ तक पूरा जा रहा है, उसके बाद इनलेट स्ट्रोक हो गया, जो कि आपका डी पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये है कि इसको रियल एनालिसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें नेचुरली इसमें कहीं ना कहीं आपको दोनों चेंजेस हो रहे हैं, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो ये सब प्रोसेस और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे आइडियल फॉर्म में लिखते हैं। आइडियल फॉर्म में मतलब ये हो गया आपका इंटरनल रिवर्सिबल फॉर्म में। और आपके ये चारों के चारों जो स्ट्रोक्स दिख रहे हैं आपको, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, एक्सपेंशन स्ट्रोक हो गया, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया, इनलेट स्ट्रोक हो गया, इसको हम लोग डिफरेंट ढंग से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। तो
पहला कि ये वाला पार्ट जो है कंप्रेशन वाला, इसे हम कहते हैं एसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसको कहते हैं कि एडियाबैटिक और इंटरनल रिवर्सिबल है, इसलिए एसेंट्रोपिक है। यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है बाउंड्री से, तो ये वाला हो गया एसेंट्रोपिक। सो 1 से लेकर 2 तक जो है वो एसेंट्रोपिक हो गया। तो 1 हम लोग इनिशियली ये पार्ट यहाँ पे था, ए पार्ट जो मैंने लिखा था ए, तो ये 1 हो गया। 1 से 2 यहाँ तक जो इग्निशन तक जा रहा था, तो ये बी पार्ट तक, तो 1 से 2 हमने कह दिया। ये जो पार्ट है उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हमने कह दिया कि ये एसेंट्रोपिक है 1 से 2। अब उसके बाद ये आपका बर्न होगा, और बर्न जो है काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करेंगे, बर्न जो कंप्रेशन हो रहा है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक हीट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको यही इसी को कहते हैं आइडियलाइजेशन। अब इसमें हीट सप्लाई हो रहा है, हम ये नहीं दिखा रहे कि कंप्रेशन हो रहा है अंदर ही, हम कह रहे हैं कि इसका हीट कहीं से सप्लाई हो रहा है। तो और जब हीट सप्लाई हो रहा है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो ये एक आइडियलाइजेशन हो गया कि यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है। तो 2 से 3 आप देख सकते हैं, 2 से 3, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस प्रोसेस को कम्प्लीटली। 2 से 3, तो ये 2 से 3 जो हो गया वो हीट एडिशन हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर हो गया आपका एक्सपेंशन, देखिए यहाँ पे भी एक्सपेंशन दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन दिख रहा था, कंप्रेशन भी एसेंट्रोपिक प्रोसेस पे है, एक्सपेंशन भी हम कह रहे हैं कि एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया, तो ये आपका एसेंट्रोपिक हो गया। तो दोनों आप एसेंट्रोपिक हो गया, 3 से 4 के बीच में आ गया, ठीक है। और उसके बाद 4 से 1 के बीच में हीट रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये रिजेक्ट कर रहा है। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग ये कहीं से नहीं लेके आ रहे कि एयर फ्लूइड जो है लेके आ रहा है, इसमें कहीं से हम नहीं कह रहे। ध्यान दीजिए कि ये वाला जो है ये डेफिनेटली ओपन है, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूसली निकलता है और गैस निकलती है और इंटर होता है एयर फिल मिक्सचर, उसके बाद बर्न होता है, उसके बाद आपका एग्जॉस्ट में निकल जाता है। तो काइंड ऑफ ओपन साइकिल है। लेकिन हमने अभी क्या किया, आइडियल ऑटो साइकिल में क्लोज कर दिया। इसमें एक मास कहीं से भी एक्सटर्नल से एनवायरनमेंट से एक्सचेंज नहीं हो रही है, केवल हीट हो रही है। तो इसलिए एक सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही आइडियलाइजेशन है ऑटो साइकिल आपका स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए। तो ये मैं कह रहा था कि लास्ट वाला जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन, तो ये हो गया आपका हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इस पूरे प्रोसेस में 4 टोटल प्रोसेसेस हो गए इस ऑटो साइकिल में, जो कि आइडियल की फॉर्म में है। आपका 2 आइसेंट्रोपिक है, 1 से 2, 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, उसके बाद हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपका 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, तो ये आपका 4 प्रोसेस हो गए, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऑफ कोर्स ऑटो साइकिल जो है वो ऑटो के नाम पे है, निकोलस ऑटो के नाम पे है, और इसको हम लोगों ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। ए स्टैंडर्ड अजम्पशन लगाएंगे जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये साइकिल जो है इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये चूँकि आइडियल है, इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं इसमें। अब इसी की का कॉरस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम जो है जिसमें हम लोगों ने लिया है, वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो हम लोग टीएस डायग्राम में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि 1 और 2 जो आइसेंट्रोपिक है, तो 1 और 2 जो है कांस्टेंट एस में आएगा, ये एस है तो कांस्टेंट एस हो गया, ठीक है। और फिर 2 and 3 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, फिर 3, 4 जो है वो कांस्टेंट एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक आपका एक्सपेंशन हो गया, और फिर 4 and 1 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये इस तरह से आपके 4 प्रोसेस हो गए इस साइकिल में। अब जो है इसको हम लोग चाहे तो एनालाइज कर सकते हैं इस थर्मोडायनामिक डेटा को, ठीक है। और मैंने कुछ चीज़ें जो है ऐसे ही छोड़ दी हैं आपको देखने के लिए कि कैसे ये हम फिलअप करें जो साइंस को यहाँ पे। तो थर्मोडायनामिक एनालिसिस जो है इसके लिए आपको पहली बात तो ये समझना है कि ऑटो साइकिल जो है वो क्लोज सिस्टम है, ओपन नहीं है। और हम ये एज्यूम करेंगे कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके चेंजेस हैं जो है वो नेग्लिजिबल है, उसको हम लोग डिसरिगार्ड कर देंगे, उसको नेग्लिजिबल मानेंगे, इसको ज़ीरो मानेंगे, है ना, ठीक है। अब ये है कि इस क्लोज सिस्टम को हम एनर्जी बैलेंस अप्लाई कर सकते हैं, यूनिट मास पे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को आप देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे आपके पास क्यू इन और क्यू आउट जो है
नेट क्यू, एनर्जी बैलेंस में आपको नेट क्यू इन माइनस नेट क्यू आउट, जैसे होता है ना, जैसे क्यू नेट इन माइनस डब्ल्यू नेट आउट आपका इन डेल्टा ई होगा, जो कि डेल्टा यू निकल के आएगा, बिकॉज हमने अज्यूम किया है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं है। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया। अगर ये साइकिल मान के चले इसमें, तो इसी पे आप अगर करें इस साइकिल पे, तो ये इसको आप ये टोटल इफेक्टिव एनर्जी बैलेंस निकल के आएगा, जिसमें नेट क्यू नेट इन जो है वो क्यू इन जो आपको दिख रहा है क्यू इन माइनस क्यू आउट, और इसके साथ जो जुड़ा होगा, क्योंकि ये एक्सपेंशन है और एसेंट्रोपिक जो है वो कंप्रेशन है, तो यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे वर्क हो रहा है, और यहाँ इस वाले केस में वर्क कर रहे हैं, मतलब ये सराउंडिंग में कर रहा है, तो दैट इज़ व्हाट डब्ल्यू आउट यहाँ से आ जाएगा और डब्ल्यू इन यहाँ से आएगा। अब इसको आपको निकालना है अगर टोटल वर्क, जो हमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। साइकिल बेसिकली करता क्या है, यही आपको हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप, चूँकि हम लोग माने हैं कि एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन लिए हैं, तो इसको ये जो क्यूज़ हैं, क्यूज़ को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी के डिफरेंसेस में, क्योंकि इस वक्त इस प्रोसेस में 2 to 3 जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है क्यू इन, इसमें कोई और एडिशनल वर्क नहीं हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्यू इन जो है वो आपका U3 माइनस U2 हो जाएगा, जो कि CV मल्टीप्लाइड बाई T3 माइनस T2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये ए स्टैंडर्ड एजम्पशन है। और इसी तरह आपका क्यू आउट जो है वो U4 माइनस U1 होगा, जो कि CV मल्टीप्लाइड बाई T4 माइनस T1 होगा, ठीक है। अब ये आपके पास क्यू इन है। अब चाहे तो आप ईटा इसका निकाल सकते हैं। अब ईटा जो है आपको, ईटा जो है आपके पास ये है, ईटा इक्वल टू डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्यू इन, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाई क्यू इन। अब इस पे ध्यान दीजिए, क्यू आउट जो है ये थर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहा है, जो कि ऑटो साइकिल का है। बाय डेफिनेशन हमने डब्ल्यू नेट को निकाला, तो यहाँ से निकल के आता आप क्यू डब्ल्यू नेट, इसमें बैलेंस में अगर देखें तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू, इसमें डब्ल्यू नेट जो है वो आपका क्यू इन माइनस क्यू आउट निकलेगा इस सिस्टम में, बिकॉज एनर्जी बैलेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 माइनस जो है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू आउट हमने अभी हमने कैलकुलेट किया, क्यू आउट ये है, क्यू आउट T4 माइनस T1 CV, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू को CV के फॉर्म में लिखा जाएगा। अभी इस पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको आप अगर रिप्लेस करें CV T4 माइनस T1, और ये आपका आ गया CV T3 माइनस T2, तो इस ये जो एक्सप्रेशन है CV कैंसिल हो जाएगा, और ईटा TH ऑटो जो है वो आएगा 1 माइनस T4 माइनस T1 T3 माइनस T2, और इसी को हम बाद में आप इसे चाहे तो को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप इसे T1 और T2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं, इस तरह से जिस तरह से मैं लिखा है। ओके, अब मेन चीज़ इसमें यह है कि आप ये सोच सकते हैं कि प्रोसेस 1 to 2 और 3 to 4 आइसेंट्रोपिक है, और इसका मतलब ये भी है कि आपका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो है V1 इज इक्वल टू V4 है, और V3 इज इक्वल टू V2 है। तो अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, और हम इसमें एज्यूम भी ये भी कर रहे हैं कि ये एयर आइडल गैस फॉर्म है, जब वही हमारा जो स्टैंडर्ड अजम्पशन है, कोल्ड स्टैंडर्ड अजम्पशन, तो इसके वजह से आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में आप क्लियरली PV टू द पावर K जो है वो कांस्टेंट मानते हैं आइडल गैस का जो एक्सप्रेशन है। उसके लिए बाकी जो हमने आइडल गैस जब हमने चर्चा की थी, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्रेशंस निकाले थे। रेशियो ऑफ द टेम्परेचर जो है, अगर दो प्रोसेसेस के एंड में उसके बाकी जो रिलेशंस निकाले थे, उसी रिलेशंस को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि इसमें T1 बाई T2 जो रेशियो है वो निकल के आता है V2 बाई V2, और K-1, K जो है आपका रेशियो है हीट कैपेसिटीज़ का, CV बाई CV,
और ये आपका निकल के आता है V3 बाई ये इक्वल टू आएगा V3 बाई V4 K-1, क्योंकि V2 आपका V3 के बराबर है और V4 इक्वल टू V1 है, तो आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं और V3 बाई V4 जो है नेचुरली निकल के आ जाएगा इस रिलेशन से T4 बाई T3। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब चाहे तो आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं रिलेशन में। अब आप नोटिस कीजिए कि अगर ये रिलेशन है जो हमने यहाँ से निकाला, तो हम ये जो रिलेशन है जो ये वाला टर्म, इसको मैं अगर इस पर रिप्लेस करूँ, इसको यूज़ करूँ इसमें, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ईटा जो है ऑटो, ये 1 माइनस T1 बाई T2 है, जो कि 1 माइनस ये देखिए यहाँ पे देखिए V2 बाई V1 टू द पावर K-1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस V1 बाई V2 K-1, और V1 बाई V2 जो है वो है कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि ये मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो ये है और मिनिमम ये है, तो इसका रेशियो जो है वो उसे हम R कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईटा जो है इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस 1 बाई R K-1, जो कि R क्या हुआ, R ये हुआ V मैक्स बाई V1, V मैक्स बाई V मिनिमम इक्वल टू V1 बाई V2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया कि एक तो आपने एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन यूज़ किया, उसके बाद आपने उसको यूज़ करके बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करके आपने ये रिलेशंस निकाला इस कंडीशन के लिए जो कि आइडियल जो ऑटो साइकिल के लिए, और फिर आपने इसका रिलेशन जो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम को यूज़ किया। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम से निकल के आता है कंप्रेशन रेशियो V1 बाई V2, जो कि ये निकल के आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान दें तो ईटा जो है एफिशिएंसी है, थर्मल एफिशिएंसी, वो R पे डिपेंड करती है, जो कि कंप्रेशन रेशियो है। ठीक है, और कंप्रेशन रेशियो का, और आपको ये भी देखना है कि K जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो K पे भी डिपेंड करता है, जो कि स्पेसिफिक हीट जो रेशियो हो गया। ओके, तो अब जो है इसको कंट्रोल या आप इसका एफिशिएंसी बढ़ाना चाहेंगे तो उसको देखना पड़ेगा कि किस रेंज में आप ऑपरेट करें। तो एक नॉर्मल जो ग्राफ निकल के आता है इसका, अगर आप इसे प्लॉट करें तो ईटा ऑटो जो है कंप्रेशन रेशियो में ऐसा निकल के आता है जो आपको दिख रहा है। ये जो रेंज है, इस रेंज में नॉर्मली हमें मिलता है जो कंप्रेशन जो मिलता है गैसोलीन इंजन में, इस रेंज में मिलता है। ठीक है, अब यही इसमें साफ साफ दिख रहा है, जैसे जैसे R बढ़ाएंगे वैसे वैसे ईटा बढ़ेगा। इस रेंज में आप नॉर्मली ऑपरेट करते हैं, बट अगर K भी बढ़ाए तो भी आपका ईटा बढ़ता है। तो नॉर्मली जो हाई कंप्रेशन में अगर कर लेते हैं तो वो प्रीमेच्योर कई बार इग्निशन हो जाता है, इसे कहते हैं कई बार ऑटो इग्निशन। तो इन प्रैक्टिस ज़्यादा हाई कंप्रेशन में इस केस में नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से इंजन नॉकिंग जैसा आपका जो साउंड आता है वो आता है। तो एक स्पेसिफिक रेंज ही ऑपरेट होता है, और नॉर्मली ये वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड करेगा। आप चाहे तो वर्किंग फ्लूइड को चेंज भी कर सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं एफिशिएंसी के लिए, बट वो सब जो चीज़ें हैं वो सब इंजीनियरिंग वे ऑफ जो ऑप्टिमाइजेशन का है। ठीक है, अब इस जो हमने समझा है इसको यूज़ करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, एक प्रश्न सॉल्व करते हैं, और ये है आपका आइडियल ऑटो साइकिल का। इसमें इसके पास कंप्रेशन रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कह रहे हैं कि जो कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू दी हुई है 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका V1 बाई V2 आपको दी हुई है 8, और ये बता रहा है कि जो बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस जो है एयर का कंडीशन दिया हुआ है 100 किलो पास्कल एंड 17 डिग्री सेल्सियस, तो आपको 1 की कंडीशन दी हुई है, और 800 किलो जूल्स पर केजी ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन में, काउंटिंग फॉर वेरी स्पेसिफिक हीट। अच्छा, हमें पता करना है स्पेसिफिक हीट आपको लेना पड़ेगा टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ,
और उसको हमें पता करना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना निकल के आता है और प्रेशर इस पूरे साइकिल में, और नेटवर्क कितना है, थर्मल एफिशिएंसी कितना है, MEP मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है इस पूरे साइकिल का। तो इसको हम लोग PV डायग्राम में अभी ड्रॉ करते हैं। तो PV डायग्राम में आपका 1 से आप आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, 2 हीट एडिशन, फिर आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और फिर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। सो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे आपका Q इन है, यहाँ पे Q आउट है, ठीक है। 1 जो है इसका डेटा दिया हुआ है प्रेशर का, आपको 1 का प्रेशर दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, ठीक है, ये दी हुई है इंफॉर्मेशन। अब जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कहाँ होगा, वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। तो नेचुरली वो स्टेट 3 पे होगा, क्योंकि इस वक्त हीट जो है डालने के बाद आपका मेजर टेम्परेचर वही निकल के आएगा। इसको पहले तो हम एज्यूम करेंगे इस प्रश्न को करने के लिए कि भाई एक तो ये कि एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन एप्लीकेबल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका नेग्लिजिबल है, और हम ऑफकोर्स हमें कहा गया है कि भाई हीट कैपेसिटी जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो उसका टेम्परेचर को डिपेंडेंसी को अकाउंट करना पड़ेगा, मतलब उसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस पे T3 की बात कर रहे हैं, T3 हम कैसे निकालें। इसके लिए हमें एयर का टेबल लेना पड़ेगा। तो एयर का अगर आप ध्यान से टेबल देखें तो इसमें इसके पास ये A17 मैंने निकाला है टेक्स्ट बुक से। तो टेम्परेचर भी दिया हुआ है, इंथैल्पी दिया हुआ है, और एक PR है। PR एक्चुअली PR रेशियो कहते हैं, ये रेफरेंस है, एक किसी रेफरेंस के रेशियो से किया है, और U दिया हुआ है, फिर VR है, अगेन वो भी रेफरेंस है, और ये आपका S है जो कि आपका एंट्रोपी एट स्टैंडर्ड कंडीशन है, ज़ीरो प्रेशर जिसे कहते हैं। अब ये नॉर्मली क्या है कि जब PR जो है, अगर 2 PR को हम लोग डिवाइड करें तो वो इक्वल टू P2 या P1/P2 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको यही टेबल यूज़ करना है। तो इस टेबल को से ही आपको PR और VR ये सब यूज़ करना होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसा किया जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो 17 डिग्री की दी हुई है। 17 डिग्री आपका T1 है, तो T1 आपका जो है कैल्विन में निकल के आएगा 290 कैल्विन। तो एयर टेबल से जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको U1 मिल जाएगा। तो U1 आपका 290 यहाँ पे कहीं आएगा, और U1 करीब ये है, जो कि वैल्यू मैंने पूरा टेबल तो दिखाया नहीं मैंने आपको, तो ये लेकिन आप टेबल देखेंगे तो ये निकल के आता है 206.91 किलो जूल्स पर kg, ठीक है। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है VR, यहाँ पे VR है, VR होगा आपका VR1, तो ये हो गया आपका 676.1। और अब आते बात करते हैं 1 to 2 के बीच में, जिसे कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जो कंप्रेशन है ये 1 to 2 है। अब इसमें क्या है कि अगर आप इसी रेफरेंस पे लेते हैं VR1/VR2, तो ये जो रेशियो है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको आप आराम से ये लिख सकते हैं कि आइडल गैस के फॉर्म पे, क्योंकि ये V2/V1 जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये नॉर्मली ये सिंप्लीफाई करने के लिए है, ये जो आइडल गैस का प्रॉपर्टी है, और ये डायरेक्टली आप इसको ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिड्यूस्ड है, बट इसको चूँकि रिड्यूस में जो कांस्टेंट है वो सब कैंसिल हो जाएगा अगर आप रेशियो के फॉर्म में लेंगे। इसीलिए VR1/VR2 जो है वो आपको निकल के आएगा 1/VR2 हो जाएगा V1/V2, ठीक है। तो अब क्या है कि आपके पास ये रेशियो है, तो VR1 आपको पता है, और V1/V2 क्या है वो आपको ये पता है कि ये R है, जो कि आपको दिया हुआ है 8। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा VR2 जो कि 1/8 टाइम्स VR1। यहाँ से आपको निकल के आता है 84.51। 84.51 VR2 जो है यहाँ पे देखेंगे
कहीं पे तो 82.4, यहाँ पे निकल के आता है 84.5, इसके बीच में। तो अगर इंटरपोलेट करें तो ये टेम्परेचर आपको निकल के आएगा, जो कि निकलेगा आपका T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 652.4 केल्विन। और फिर आपको एसेंशली यहाँ से T2 को 652.4 केल्विन से आप ये निकाल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग आप इसका U निकाल सकते हैं। तो U निकल के आ जाएगा आपका U2 जो है वो निकल के आ जाएगा 475.11 किलो जूल्स पर केल्विन। ठीक है, तो U2 भी आ गया, T2 भी आ गया। अब यहाँ से आपको, क्योंकि आपको अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट होगा आपका 2 to 3 ऑपरेशन, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपको ये भी देखना है कि Qin पता है, Qin पता है, इसका मतलब Q3 निकालने के लिए आपको U2 चाहिए, तो U2 तो मिल गया। ठीक है, देखने के लिए आप एसेंशली देखा जाए तो प्रोसेस 2 to 3 जो है ये आपको Qin जो है वो U3 माइनस U2 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन है। Qin जो है 800 किलो जूल्स पर kg है, U3 हमें पता करना है और ये आपका 475.11 किलो जूल्स पर kg है। और यहाँ से आपका U3 निकल जाएगा जो कि आपका 1275.11 किलो जूल्स पर kg है। अब ये चीज़ जो है ना, फिर से आप टेबल देखेंगे और टेबल से आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो निकालेंगे। यहाँ से निकल के आता है आपका 1575.1 के, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो VR3 है वो आएगा 6.108। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी है, क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि प्रेशर भी निकालना है, टेम्परेचर भी नहीं, मतलब 3 का T3 निकालना है और P3 भी निकालना है, तो दोनों चीज़ निकालनी होगी। तो इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि इसके लिए हमें आइडियल गैस का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा कि P3V3/T3 इज इक्वल टू P2V2/T2, और यहाँ से निकल के आएगा P3 इज इक्वल टू P2T3/T2 V2/V3। ठीक है, और V2/V3 तो 1 है। ठीक है, क्योंकि ये आपका 2 और 3 जो है आपका 1 होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो T3/T2 है, T3 जो दिया, जो हमने अभी निकाला है, T2 निकाला है, तो ये इस एक्सप्रेशन तो हमें पता है। T3 तो हमने अभी निकाला था 1575, तो P3 निकल के आएगा आपका, और P2 निकालना होगा। तो P2 आपको पता है, नहीं पता, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। T2 जो है आपको ये दिया हुआ है 652 पॉइंट, तो P2 भी निकालना है। P2 के लिए आप निकालेंगे P2V2/T2 इज इक्वल टू P1V1/T1, ये निकल के आएगा P2 इज इक्वल टू P1T2/T1 V1/V2, जो कि आपका 8 है। T2 और T1 जो है आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। P1 आपको पता है 100 किलो पास्कल, तो P2 पता चल जाएगा जो कि निकल के आएगा 1799.7 किलो पास्कल। इसको आप प्लग इन करें तो निकल के आएगा P3 जो कि है 4.345 मेगा पास्कल। ठीक है, तो इस तरह से आपने मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम प्रेशर निकाला है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि नेट वर्क आउटपुट क्या होगा इसका। ठीक है, तो नेट वर्क आउटपुट के लिए आपको एनर्जी बैलेंस निकालनी पड़ेगी, तो जो कि डब्ल्यू नेट जो है सिंपल आपका क्यू नेट होगा। ओके, क्योंकि ये साइकिल है तो डेल्टा यू इफेक्टिवली ज़ीरो हो जाएगा। जो एरिया अंडर द कर्व है पूरी साइकिल का वो केवल आपका क्यू नेट होगा या डब्ल्यू नेट होगा। तो क्यू इन माइनस क्यू आउट है, जो कि आपको ये क्यू आउट निकालना पड़ेगा। क्यू इन तो पता है, क्यू आउट निकालना पड़ेगा, और क्यू आउट के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा U4 और U4 माइनस U1, तो आपको क्यू आउट निकालना पड़ेगा। तो क्यू आउट के लिए आपको U4 माइनस U1 निकालना पड़ेगा। तो U1 तो हमें पता है क्योंकि पहले ही हमने निकाला हुआ है। U4 के लिए आपको फिर से वो कंडीशन निकालनी पड़ेगी जिस कंडीशन पे आप टेबल से आप U4 निकाल सकते हैं, और इसको निकालने के लिए आपको फिर से आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि आपको ऑलरेडी पता है VR3, और ये भी पता है कि VR3/3/4 जो है ये भी कंप्रेशन रेशो वही है 8 है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को चेंज करेंगे आप। तो VR
V3/VR4 जो कि V4/V3 होगा, जो कि R होगा, इससे आपको मिल जाएगा VR4 जो है R टाइम्स VR3, और VR3 हमें पता है, हमने निकाला है अभी, और ये 8 है, तो ये 48.864 है। ये आप टेबल में देखेंगे और टेबल से आप निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो कि 795.6 केल्विन है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आप इंटरनल एनर्जी देखेंगे 58.74 किलो जूल्स पर केजी है। और अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है, तो आप वापस इस एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे Q आउट। अब आप U4 माइनस U1 करेंगे जो कि 588.74 माइनस जो ओरिजिनल U1 था 206.91 जो हमने पहले लिखा था यहाँ पे U1, और वो आप एंटर करेंगे और ये निकल के आएगा आपका 381.83 किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, तो ये हो गया Q आउट, इसका मतलब ये हो गया W नेट कितना हो गया, वो आपका आ गया आपका 800 माइनस 381.83 जो कि निकल के आया 418.17 किलो जूल्स पर केजी। तो ये आपका एक प्रॉब्लम जो है ये बी पार्ट हमने अभी किया। अब हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सी जो है ईटा निकालने के लिए आपको W नेट डिवाइडेड बाई QN है, या प्लग इन करेंगे तो निकल के आएगा 5.523, ये आपका और 52.3% ये आपका ईटा आ गया जो कि ऑटो साइकिल का ईटा है। और फिर आप निकालेंगे मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर फॉर द साइकिल। ना मीन इफ़ेक्टिव का जो डेफिनेशन था वो हमने पहले लिखा था। मीन इफ़ेक्टिव का डेफिनेशन था MEP जो है W नेट डेल्टा V जो कि आपका बेसिकली V मैक्स माइनस V मिनिमम जो कि V1 माइनस V2 है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1 1 माइनस 1/R। ठीक है, तो ये अगर आप प्लग करें ये सब चीज़ें तो आप निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, हमने जो V1 सब कुछ हमने V1 R में लिखा हुआ है, V हमने एक्चुअली निकाला नहीं है, V1 निकाला नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास आइडल गैस इक्वेशन है। सो V1 इज इक्वल टू RT1/P1। P1 पता है, आप पता है, T1 पता है, तो ये निकल के आता है 0.8323 मीटर क्यूब पर केजी। और यहाँ पे अगर प्लग इन करें, क्योंकि अब V1 भी पता चल गया है, R तो पता ही है 8 है, और W नेट हमें पता है, तो ये निकल के आता है MEP 5744 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये आपका टोटल MEP हो गया। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि हमने जब ईटा लिखा तो ईटा हमने वहाँ पे जब ईटा हमने डिफ़ाइन किया था ऑटो साइकिल के लिए, तो हमने ये भी डिफ़ाइन किया था इस तरह से। ठीक है, नाउ इसमें ध्यान दीजिए, इसमें K जो है हीट कैपेसिटी है, क्योंकि हमने K जो है हीट कैपेसिटी है, और हमने जो कोल्ड अगर हमने एयर लिया नॉर्मल और ऐसे अप्लाई किया जैसे हमने किया, तो हमने टेबल कंसिडर किया। टेबल कंसिडर करने से आपको वेरिएशंस मिल जाते हैं चीज़ों के, क्योंकि U चेंज हो रहा है और बाकी चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं। बट अगर आप CP अगर R लेते हैं और आप ईटा को सीधा ऐसे लिखते हैं जो हमने डिफ़ाइन किया है 1 माइनस RK माइनस 1, इसमें बेसिकली कोल्ड एयर एजम्पशन है, जिसमें कि C जो आपकी जो वैल्यूज़ हैं स्पेसिफिक हीट की वो 25 डिग्री सेल्सियस और ये रूम टेम्परेचर पे ही रहेगा, तो उसमें वेरिएशन नहीं है टेम्परेचर के। तो ऐसे केस में आपका एफिशिएंसी क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है 1 माइनस 8 1 माइनस 1/4, ये निकल के आएगा 56.5%। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये वेरिएशन 52 से 56 पे पहुंच गया है, ये अज्यूम करके कि आप स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें कहा गया था कि स्पेसिफिक हीट वेरिएबल लेने के लिए, तो इसका मतलब ये भी है कि हमें पूरा का पूरा हर कंडीशन को निकालना था और उसके बाद W नेट बाई QN निकालना था। अदरवाइज़ ईटा तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड, इसमें कोल्ड
एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन लगता है, जिसमें कि अगर वो लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट एयर कांस्टेंट स्पेसिफिक ये जो है कांस्टेंट स्पेसिफिक जो है हीट वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे एजम्पशन में आपका ये आराम से लग जाता है, ये अप्लाई कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ आपका जो डेफिनेशन है तो वो तो वही है डब्ल्यू नेट बाई क्यू इन। बट उसमें जो हमने कैंसिल किया था ये सब, तो वो एज्यूम करके किया था कि कोल्ड एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि पहला कि क्या रेसिप्रोकेटिव जो इंजन है उसका प्रिंसिपल क्या है, और ओपन और गैस जो पावर साइकिल्स है वो क्या होता है, और क्या अजम्पशंस हम लेते हैं, कैसे हमने ओपन साइकिल जो आपका स्पार्क इंजन है उसको कैसे हमने क्लोज साइकिल में रिप्रेजेंट किया ऑटो ने, और एक एग्जांपल के माध्यम से हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। फिर हम अगले लेक्चर में यही चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन डीजल और ब्रेटन साइकिल को यूज़ करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में।